लॉ पढ़ा था सर, उसके अंदर सर हमने पढ़ा था कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो सर वो मूवमेंट ही करती रहेगी ड्यू टू सर इनर्शिया। तो सो सर मतलब मेरे हिसाब से सर उसमें फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं आएगा सर। फ्रिक्शन क्या है? मतलब कब तक बॉडी मूव करती है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे, राइट? यही ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यस सर। कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी बॉडी मूव करती रहेगी। और फ्रिक्शन क्या है? सर फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्रिक्शन बॉडी को रोकता है ना, यस सर। और फ्रिक्शन है कि एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को रोक रही है। ओके सर ठीक तो है। ये तो फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यार है। ठीक है। यस सर यस। और डाउट्स? हाँ सर मुझे भी पूछना था। हाँ बताइए। सर जैसे फ्रिक्शन अगर फोर्स अपोजिट कर देता है तो फिर जब हम बॉल ऊपर थ्रो करते हैं तो फिर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एज फ्रिक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स को एज फ्रिक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि ग्रेविटी का जो कॉज है दैट इज मास, है ना। फ्रिक्शन का जो कॉज होता है दैट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो जब बॉडी आपने अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर फेंक दी है ना, तो वहां जो फ्रिक्शन होगा ना वो एयर फ्रिक्शन होगा। वहां फ्रिक्शन वो होगा जो एयर एक्सर्ट कर रही हो किसी भी बॉडी की। या फिर अगर एक बॉडी स्लाइड कर रही है तो जो सरफेस एक्सर्ट कर रही है वो फ्रिक्शन होगा। ग्रेविटी नहीं, हर वो फोर्स जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ये टाइप ऑफ फोर्स है। ग्रेविटी मास की वजह से आती है। ऐसी हो सकता है कभी मैग्नेटिक फोर्स हो जो मोशन का अपोज कर रही हो, तो उसको आप फ्रिक्शन नहीं कह दोगे, दैट्स अ मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा हो सकता है ना कि देखो एक चार्ज है इधर जा रहा है, ठीक है, एक चार्ज है इधर जा रहा है और एक और माइनस चार्ज है। इस चार्ज की मोशन अट्रैक्ट करेगा ना इसको अपनी तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो मोशन का अपोज कर रही है, डजंट मीन कि ये फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स जो दो सरफेस के रिलेटिव मोशन की वजह से आती है या दो फ्लूइड के रिलेटिव मोशन की वजह से आती है। उस पर्टिकुलर फोर्स को हम फ्रिक्शन कहेंगे। ओके हर फोर्स नहीं फ्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके सो यस रोशन। सर मेरा ना आज वाइवा हुआ था तो मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन से दो बॉडीज दे रहे हैं, एक स्लाइड हो रहा है और एक रोल कर रहा है, तो कौन सा ज्यादा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन? आप बताइए आपको क्या लगता है? अगर मैंने एक शायद लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, कहाँ गया? रोशनी ने करा था रोशनी? ये रहा होमवर्क। करा था? ये नहीं करा? पहला वाला किया था, दूसरा वाला नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ना एक ब्लॉक दूं, ठीक है, मैं आपको एक ब्लॉक दे दिया, मैंने वुडन ब्लॉक दे दिया, और मैं आपसे कहूं कि रोशनी आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो ना इस वुडन ब्लॉक को शेप दे सकते हो। आपने एक बार रेक्टेंगुलर शेप दी और आप वुडन ब्लॉक को ऐसे कर कर खींच रहे हो, और आपने इसी वुड का एक बार आपने इसका स्फेयर बना दिया और इसे आप रोल करा रहे हो। बताओ क्या काम आसान होगा? रोल कराना। क्यों? फ्रिक्शन कम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ह्यूमंस की जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है ना वो मोबाइल फोन नहीं है, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील ने लाइफ बहुत आसान कर दी थी, ठीक है। उसका रीजन ये भी है, मतलब जब ह्यूमंस ने व्हील इन्वेंट किया तो ऑब्वियसली दे डोंट नो अबाउट फ्रिक्शन, कोई लॉज ऑफ मोशन नहीं था, बट दे डू नो कि जब बॉडी रोल करती है तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, फोर्स कम चाहिए होती है एज कम। हाँ जी रोशनी, तो आपने क्या आंसर दिया था? सर मैंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला था, ज्यादा से ज्यादा बताना। ज्यादा? फिर तो Yes. ठीक था ना, फिर तो ठीक था। चलिए, रीजन नहीं पूछा उन्होंने क्यों का? तो नहीं पूछा। चलो फिर तो सही हो गया, गेस वर्क सही हो गया। आयुषी का नाम चेंज कर दें। ओके सो हम फ्रिक्शनल फोर्स तक कर चुके हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फोर्स और देखो, विच इज नोन एज, नेक्स्ट फोर्स इज सूडो फोर्स। सूडो मीन्स लाई, वर्चुअल फोर्स है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन इसके इफेक्ट्स आपको दिखेंगे।
अब पहले तो यही समझ लो कि फोर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है और आपको इफेक्ट भी दिख रहा है। फोर्स एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो ये फोर्स अप्लाई कर रही है। आपको कभी कोई एजेंसी नहीं मिलेगी जो ये सूडो फोर्स अप्लाई कर रही है, बट इसके आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। सूडो फोर्स समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। लाइशा बताएगी मुझे। लाइशा, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अरे लाइशा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस सर। क्या होता है बताइए। आयुषी बताएगी। आयुषी, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तुम लोग ना कभी कभी मुझे डिप्रेशन में डाल देते हो। मतलब मैं जिस दिन सोच कर आता हूँ आज मैं बहुत कुछ कराऊंगा, उस दिन तुम शुरू में ही सब परेशान कर देते हो। अच्छा, लाइशा भी नहीं बताएगी, आयुषी भी नहीं बताएगी। रोशनी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था? सर अगर हम किसी बॉडी को विजुअलाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। सॉर्ट मतलब एग्जैक्टली ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट रोशनी। जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप अपने घर में बैठे हुए हो, चेयर पर बैठे हो और आप बाहर विंडो के बाहर देख रहे हो कोई कार मूव कर रही है, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी चेयर हो गई, आपका घर हो गया। ठीक है? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स देखो। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप लोगों से ना मुझे रोज रोज कहना पड़ता है वीडियो ऑन करो, हाँ? टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स हैं। दो मेजर टाइप्स में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिवाइड कर सकते हो। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो देखो, समझो जरा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का क्या मतलब। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, मींस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। सो इनर्शियल मींस फ्रेम एट रेस्ट Sorry, sir, I'm late because of my practical exam. Sir, could you please explain again? यस। सो कौन सा प्रैक्टिकल था सूरज? Sir, physics का ही था. कैसा हुआ? Sir, ठीक गया. एंड व्हाट अबाउट वाइवा? वो भी ठीक गया. वाइवा भी ठीक गया। चलो, सो सूरज, लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन कंप्लीट कर दिया था, आपने फ्रिक्शन मिस करा है। फ्रिक्शन के Yes. बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सूडो फोर्स, जो अभी स्टार्ट किया। सूडो फोर्स समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जिसकी भी रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन ले रहे हो दैट्स योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट्स से आप घर पे बैठे हुए हो और आप विंडो के बाहर देख रहे हो कोई कार मूव कर रही, तो आपने कार का मोशन कहाँ से देखा? विद रिस्पेक्ट टू योर चेयर, विद रिस्पेक्ट टू योर होम। तो आपके लिए आपका होम हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Next, we can divide frame of reference into two types. It could be inertial or it could be non-inertial. Inertial means frame at inertial वो frames होंगे जो rest में होंगे या uniform motion। So वो frames जो rest में हैं या uniform motion में हैं, they are known as inertial। अब देखो इनर्शियल के क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे भाई। आप कोई भी अर्थ की रिस्पेक्ट में जो भी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो आपके लिए इनर्शियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप जिस घर में बैठे हो, आप जिस बिल्ड, यस सर, आपने सारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस करवा दिए. फ्रिक्शंस हो गया। मतलब फ्रिक्शन में टाइप ऑफ फ्रिक्शन वो स्लाइडिंग, लिमिटिंग, काइनेटिक है ना, वो सब।
सो इनर्शियल में ये फ्रेम्स हैं जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप जिस घर में बैठे हुए हो, जिस बिल्डिंग में आप हो, वो कैसा है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? सर इनर्शियल। ना जो बिल्डिंग है, आपका घर है, दैट्स नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, like you have a car, it's moving with certain velocity with respect to earth, like car moving with 10 meter per second due east, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स। अब इनर्शियल फ्रेम्स के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ये सारे लॉज इनर्शियल फ्रेम के लिए यूज होते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सारे लॉज वैलिड होते हैं। अब देखिए इनर्शियल आप ऑलरेडी जानते हैं, लाइक आपने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब इनर्शियल फ्रेम के लिए किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम एग्जैक्टली वो फ्रेम्स हैं जो फ्रेम्स एक्सीलरेट कर रहे हैं। या रोटेट कर रहे हैं। सो वो फ्रेम्स जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट कर रहे हैं या अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट रोटेट कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग फ्रेम्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। लाइक अगर मैं आपको किसी कार पे बिठा दूं, लेट्स यूजुअली बस ले लो, बस एक्सीलरेट कर रही है, रेस्ट से चलेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, इट्स एन नॉन इनर्शियल फ्रेम। या जो फैन घूम रहा है, मैं उस फैन के ऊपर आपको बिठा देता हूँ, तो फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? रोटेटिंग फैन, अर्थ के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है ना फैन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एग्जांपल रोटेटिंग फैन। अरे कोई राइड बताना भाई, किसी अम्यूजमेंट पार्क में कोई राइड हो जो रोटेट करती हो। रोलर कोस्टर। भाई मैं बहुत पुराना आदमी, मतलब मुझे तो एक ही राउंड याद था, अप्पू घर होता था पहले दिल्ली में, मैरी गो राउंड, सुना है ये? यस नहीं सर। सुना, नहीं सुना, मतलब इतना जनरेशन गैप आ गया ना अब कराते कराते कि जो मुझे पता है वो तुम नहीं जानते। हाँ सो पता है, मैरी गो राउंड, हाँ ये होता था, ये रोटेट करती थी राइट, जिसमें आप बैठ जाओगे तो आप भी घूमना शुरू कर दोगे। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में खास ये है कि न्यूटन्स लॉज होल्ड नहीं करते। मैं आपको करके दिखाऊंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप एफबीडी, इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी अप्लाई करोगे आंसर गलत आए। न्यूटन्स लॉज, सर यस, सर कार मूविंग 10 मीटर पर सेकंड, सर इनर्शियल में कैसे आ गया? कार तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है ना। देखो इनर्शियल में रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर, तो इसे आप कहोगे दे आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, आप यूज नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन्स लॉ यूज नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट आता है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वी यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स in non-inertial frames, in non-inertial frames we use concept of pseudo force। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। देखते हैं अभी सूडो फोर्स क्या होता है, पहले इतना लिखना शुरू करो। यस सूरत।
महराज, आप जस्ट मैंने अभी सूडो फोर्स स्टार्ट किया। सो सूडो फोर्स आप नोट करते जाओ, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, आप लिखते जाओ। सूडो फोर्स स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन लोगे दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कार में बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार होगा। रोड पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोड होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो फ्रेम्स हैं जो रेस्ट में होंगे अर्थ की रिस्पेक्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन इनर्शियल वो फ्रेम्स हैं जो अर्थ की रिस्पेक्ट में एक्सिलरेट करते हैं या रोटेट करते हैं। इनर्शियल में न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं होते। बस इतना लिखवाया मैंने, और कुछ नहीं कराया। ओके सर। आपका एग्जाम हो गया महाराज फिजिक्स? सर मेरा तो पोस्टपोन हो गया था ना सर, मेरा अभी 1 अक्टूबर से एग्जाम सर। अरे मजे आ गए तुम्हारे तो, है? सिलेबस भी बढ़ गया? ये सिलेबस उतना ही है? सिलेबस तो नहीं बढ़ा सर, सिलेबस उतना ही है सर। अरे ग्रेट, मतलब ऐसा करना चाहिए स्कूल वालों को, है ना, लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन कर दें जब बच्चा प्रिपेयर कर दे। अर्पित, स्कूल शुरू हुए? यस सर। स्कूल स्टार्ट हो गया? सर अभी तक अभी नहीं, बहुत बढ़िया। आप लोग लिख लो तो मुझे बताना प्लीज। हाँ, सर प्लीज गो। अच्छा ये हो गया। अब समझो सूडो फोर्स क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे करता है। पहले कुछ एग्जांपल्स देखो, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सूडो फोर्स। इसको आप कह सकते हो वर्चुअल फोर्स, that acts in non-inertial frame। और देखो ये वर्चुअल इस सेंस में कि इसका इफेक्ट तो दिखेगा आपको, लेकिन इसको आपको इसकी सोर्स नहीं दिखेगी। आपको कभी कोई एजेंसी नहीं दिखेगी जो ये फोर्स अप्लाई कर रही है। लाइक अगर मैं ये पेन को मूव करा रहा हूं तो आपको पता है कि सोर्स मैं हूं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सूडो फोर्स तो आपको एजेंसी नहीं मिलेगी, आपको सोर्स ही नहीं मिलेगी जो इसे मूव करा रही। एग्जाम्पल दो, लेट्स से ये बस है, ये बस रेस्ट में और ये पैसेंजर है, ये बस में रेस्ट में खड़ा होगा। ऐसे समझो इसके जो फीट है ना वो फ्लोर से किसी ने टाइट करे। रियल लाइफ में कौन बांधता है? फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन द फोर्स इज अटैच्ड, द फीट आर अटैच्ड टू द फ्लोर। दोनों फीट इसके फ्लोर से अटैच्ड हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन हिज फीट एंड द फ्लोर ऑफ द बस। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है, जीरो से कुछ वेलोसिटी लेती है, दैट मींस आपकी बस एक्सेलरेट कर जाती है। जैसे ही एक्सेलरेट करेगी, ऐसा होता है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश एक्सपीरियंस करते हो। जैसे ही बस कार ट्रेन कुछ भी स्टार्ट होती है, पुश मिलता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन।
अगर हम ढूंढना शुरू करें कि यार ये पुश कौन दे रहा है, आपको कोई सोर्स नहीं मिलेगी। देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश सरफेस नहीं दे सकती, सरफेस तो नॉर्मली एक्शन देगी अपवर्ड्स डायरेक्शन। वेट नहीं दे सकता बैकवर्ड डायरेक्शन में, वेट तो डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, नॉर्मली एक्शन अपवर्ड्स एक्ट करता है। लेफ्टवर्ड्स किसने पुश किया? ऐसा लगता है यहाँ कोई खड़ा हुआ था, कोई भूत था और उसने इसको पुश कर दिया। यहाँ कोई नहीं था, कोई एजेंसी नहीं है जो उसे पुश कर रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज सूडो फोर्स। कुछ लोग घोस्ट फोर्सेस भी इसे लिखते हैं, वर्चुअल फोर्स। ये सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो इनर्शियल से नॉन इनर्शियल। जैसे ही आप नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में आओगे, एक फोर्स एक्ट करेगी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बॉडी को मूव करा देती है, एंड दैट इज द सूडो फोर्स। बहुत एग्जांपल्स, ये कार मूव करते करते रुक जाए, जैसे रुकेगी मींस फिर एक्सेलरेट हुई है, बट एक्सेलरेशन अब नेगेटिव है। कहां फोर्स मिलती है? द बैकवर्ड डायरेक्शन, द फॉरवर्ड डायरेक्शन? सर फॉरवर्ड। किसने पुश किया? एजेंसी ढूंढो, कौन है जिसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया होगा? वेट डाउनवर्ड्स, नॉर्मली एक्शन अपवर्ड्स, और कुछ नहीं है जो पुश कर सकता हो। आपको एजेंसी नहीं मिलेगी, बट स्टिल आपको दिख रहा है बॉडी मूव कर गई, द बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन पुश मिला, दैट इज ड्यू टू अ सूडो फोर्स। एक और एग्जांपल देखो, लाइक मैं जिन राइड्स की बात कर रहा था, जो राइड्स रोटेट करती हैं। अगर आप किसी ऐसी राइड में बैठे हो जो राइड रोटेट करती है, लाइक ये राइड रोटेट कर रही है, और आप इस राइड में ऐसे करके बैठे हो, क्या होता है जब राइड घूमती है तो कोई फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर? कभी फील किया है कि आप किसी रोटेटिंग राइड में घूमते हैं तो किसी एक साइड आपको ऐसा लगता है कोई कोई पुल कर रहा है? यस सर। किस डायरेक्शन में? और अगर आप कोई राइड है, कोई रोटेट कर रही है ना, आपको लगता है कि पुश है जो किसी एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में पुश होता है? अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स द सेंटर, और अवे फ्रॉम द सेंटर? अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर। जब ये रोटेट करता है, कोई भी अगर चीज रोटेट कर रही है, तो आप फील करोगे कि एक पुश है या एक पुल है which is acting away from the center of the system. That push or that pull is basically a pseudo force which is known as centrifugal force. या अगर कार भी ऐसी सर्कुलर टर्न लेती है, ऐसा होता है आप जाके कार के डोर से स्टिक कर जाते हैं? यस सर। पता है जैसे वो सर्कुलर टर्न लेगी, डोर से स्टिक कर जाए, तो किसने आपको खींचा टुवर्ड्स द डोर? दैट इज द सूडो फोर्स व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। का नाम सेंट्रीफ्यूगल होता है। विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक, आज ही स्टार्ट करना है। सो ये एग्जांपल्स है सूडो फोर्सेस के जो रियल लाइफ में आप फील करते। एक्सक्यूज मी सर। यस सर रोटेटिंग के लिए तो जैसे आपने बोला सूडो फोर्स आउटसाइड मतलब दूसरी डायरेक्शन में जो सर्कल से बाहर की तरफ पुल करेगी, और एक्सेलरेटेड वाली में पीछे की तरफ है। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके मोशन का एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सूडो फोर्स रहेगी। जहां भी आपका एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। सो देखो सूडो फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत आसान काम है सूडो फोर्स कैलकुलेट करना। सूडो फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट सूडो फोर्स इज मास ऑफ बॉडी multiplied by acceleration of frame. बॉडी के मास को और फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट सूडो फोर्स। दिस इज सूडो फोर्स, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। याद रखना एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं। वो फ्रेम जिसमें बॉडी रखी हुई है उस फ्रेम का आप एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स is opposite to acceleration of frame. सूडो फोर्स का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा। इतना लिखिए, मैं आपको एक शायद मुझे कहीं कुछ एनिमेशन मिल जाए इसके ऊपर। इतना लिखना शुरू करो, एक एनिमेशन दिखाते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे।
तो मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए, ढंग से समझ नहीं आया। ओके, आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आया? यस सर, एक बार फिर दोबारा बता दीजिए। नॉन इनर्शियल, देखो पहले समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से भी आप बैठकर ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, मान लीजिए आप ग्राउंड पर खड़े हुए हो, आप ग्राउंड पर खड़े होकर किसी कार को मूव करते हुए देख रहे हो, तो आपके लिए आपका जो ग्राउंड होगा वो आपका फ्रेम है। या आप किसी कार में बैठ गए और कार में बैठने के बाद आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आपके लिए कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ऑब्जर्वेशन लेने का क्या मतलब है? आप कार में बैठे हो और आप कार के अंदर किसी चीज को दे रहे हो, या आप कार में बैठे हो, आप देख रहे हो अच्छा ग्राउंड पर कोई खड़ा है जो मूव कर रहा है, तो आप जहां हो वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सूरत, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हुआ हूँ, या किसी बिल्डिंग के अंदर अगर आप बैठी, बताइए वो फ्रेम अर्थ की रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट में है या मूव कर रहा रेस्ट। है? रेस्ट में। अगर फ्रेम अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो उसे आप कहोगे इनर्शियल फ्रेम। अब वो कार जो है सूरत, वो अर्थ की रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती जा रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो बताओ अर्थ की रिस्पेक्ट में कार एक्सेलरेट कर रही है या कार यूनिफॉर्म मोशन? सर एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। वही जो कार है, एक कार है जो अर्थ की रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या लगता है अर्थ की रिस्पेक्ट में वो कार यूनिफॉर्म मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है या वो एक्सेलरेट कर रही है? जी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है सूरत, या एक्सेलरेट कर रही है कार? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बॉडी अर्थ की रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे भी हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अच्छा अब मुझे लाइशा ये बताइए, एक कार है जो अर्थ की रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, पहले उस कार की वेलोसिटी 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में लाइशा दैट कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वो एक्सेलरेट हो रही है? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है लाइशा? सर चेंज। तो चेंज होती है तो उसे यूनिफॉर्म नहीं कहता। यूनिफॉर्म तब होगा व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग देन इट इज यूनिफॉर्म। So that car is accelerating with respect to earth, right? So Yes, Surat, if a frame is accelerating with respect to earth और आप उस कार में बैठे हुए हो, that means you are in non-inertial frame. यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। एक और एग्जाम्पल, एक राइड है वो रोटेट कर रही है, लाइक अर्थ पर आप बैठे हो, राइड समझ लो फैन है, आपका फैन रोटेट कर रहा है, आपने किसी को ले जाकर फैन पर बिठा दिया, तो वो फैन कैसा फ्रेम होगा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? रोटेट कर रहे हैं ना, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ना कुछ फोर्सेस एक्ट करती हैं जिन्हें हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो मैं आपको ना अभी दिखा भी देता हूँ, एक एनिमेशन दिखा देता हूँ, उससे कुछ कुछ चीजें क्लियर होंगी। Just give me 1 second. Just 1 second. So देखो ये एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, पता नहीं क्यों एनिमेशंस ढंग की होती नहीं। ओके देखिए, ये इस कार वाले एग्जाम्पल को देखो, आप यहां से सूडो फोर्स समझो, ये कार मूव कर रही है, लेट्स कार इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ये ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर है आपका जो एक्सिलरेटिंग कार में बैठा, और इसी कार के अंदर मान लो एक पैसेंजर यहां जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ये कार को आगे एक्सिलरेट करेगा ना, ये पैसेंजर पीछे जाकर करेगा। ये आप ये समझो इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है, होता है ऐसे, अगर आपने कार पे कोई बॉक्स रख दिया तो उसे आपको बांधना पड़ता है, आप ना उसको टाइट करो तो वो पीछे गिर जाएगा, पीछे से रख जाएगा। तो कौन सी फोर्स है जो इसे पीछे लेकर जा रही है? सूरत, सूडो मत कहना, अभी आप सोचो इसमें, इस बॉक्स के ऊपर या इस पैसेंजर के ऊपर जो ऊपर बैठा हुआ है, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं? सूरत, लिस्ट बनाते हैं फोर्सेस की, बताइए कौन कौन सी फोर्सेस है जो एक्ट कर सकती हैं? हाँ जी सूरत। सर नॉर्मल वेट। नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, कहाँ जाएगा? सबवर्ड। अपवर्ड्स। और कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है इसके ऊपर? सर वेट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। तो देखो लेफ्टवर्ड्स तो नहीं एक्ट कर रहा है ना कुछ भी। और कौन सी फोर्स आपको दिख रही है जो लेफ्टवर्ड्स एक्ट कर सकती है? सर इनर्शिया। इनर्शिया बच्चे कोई फोर्स नहीं है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, हम फोर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इनर्शिया प्रॉपर्टी जो बता रही है कि ये पीछे जाएगा, लेकिन बॉडी का मोशन किसी फोर्स की वजह से होता है। तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी एजेंसी है जो फोर्स अप्लाई कर सकती है। वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ये नहीं अप्लाई कर सकता लेफ्ट में। नॉर्मली एक्शन ऊपर एक्ट करेगा, ये नहीं अप्लाई कर सकता। टेंशन होता है, लेकिन टेंशन तब एक्ट करेगा जब स्ट्रिंग से कोई पुल करेगा, इसे कोई नहीं खींच रहा। मैग्नेटिक फोर्स, देखो फोर्सेस होती है कौन कौन सी है? नॉर्मली एक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक है नहीं, यहाँ कोई मैग्नेट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर पुश करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। बट स्टिल ये दिख रहा है ना आपको कि ये बैकवर्ड जाकर गिरेगा। इट्स अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। कौन लेकर जा रहा है इसे पीछे? कुछ नहीं मिला। सर मुझे एक लग रहा है बट आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। हाँ क्या क्या, दोबारा दोबारा। सर फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन एयर। नहीं, हाँ फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन। अगर इधर जाना चाह रहा है ना तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। अगर ये इधर स्लाइड कर रहा है ना तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में कभी एक्ट नहीं करता, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है हमेशा। फ्रिक्शन की वजह से मोशन नहीं हो सकता। तो देखिए फ्रिक्शन भी चला गया, वेट भी नहीं है, नॉर्मली एक्शन भी नहीं है, टेंशन भी एक्ट नहीं कर रहा, कोई एजेंसी नहीं है जो पीछे लेकर जा रही। तो हम कहते हैं एक फिक्शियस फोर्स है, एक वर्चुअल फोर्स है, सूडो फोर्स है जो इसे पीछे लेकर जा रही है। इतना हुआ? यस सर। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे सूडो फोर्स? जो भी बॉडी है उसका मास ले लो, आपने बॉडी का मास ले लिया, और जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन ले लो, आपने फ्रेम का एक्सेलरेशन ले लिया। तो सूडो फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, P pseudo is mass of body multiplied by the acceleration of frame. आंसर जो नॉर्मल फोर्स होता है उसमें एक्सेलरेशन फ्रेम की नहीं होती, वो बॉडी की एक्सेलरेशन देते हैं उसको। किसमें? नॉर्मली एक्शन में? नो सर, सर जैसे नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फिर वो एक्सेलरेशन तो बॉडी की होती है उसमें, और इसमें हाँ, फ्रेम की होती है। इसमें फ्रेम का होता है, क्योंकि ये आपके फ्रेम के नॉन इनर्शियल होने की वजह से आ रही। ये इसलिए नहीं आ रही कि आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए आ रही है कि जिस फ्रेम में आपकी बॉडी रखी है ना, वो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। वो फ्रेम क्या है यहाँ पर? फ्रेम इस कार, फ्रेम कार है, कार के एक्सेलरेट करने की वजह से आ रही है। तो इसमें बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, फ्रेम का एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या? देखो कार राइट में जा रही है, मेराज बॉडी कहाँ मूव कर रही है? सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है बॉडी? सर राइट में। अरे बॉडी राइट में जा रही है, सूडो फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? तो फिर लेफ्ट में सर। लेफ्ट, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करेगी, यही मैंने लिखा था। अब बताओ मुझे सूडो फोर्स पे कोई डाउट? आयुषी? नो सर। ओके, अगर आपको बिदना आया सूडो फोर्स। सूरत अब क्लियर है? यस सर। तो यही मैंने एग्जांपल्स दिए थे कि ये राइट में एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स राइट में होगी, कुछ रोटेट कर रहा है तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। डायरेक्शन क्या होता है? जहां भी फ्रेम एक्सेलरेट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। टेक दिस एग्जांपल, लेट्स से यही वो कार है ना जो उसमें एनिमेशन में दिख रही थी आपको, ये कार है, इट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉक्स रखा है,
बॉक्स ऑफ मास 5 kg, ये ऑब्जर्वर है आपका ना, ये ऑब्जर्वर है कार में। बताओ ऑब्जर्वर कैसे फ्रेम में, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम में? आयुषी, योर ऑब्जर्वर इज इनसाइड द कार व्हिच इज एक्सेलरेटिंग. Sir, non-inertial. So observer is in non inertial frame. नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका ऑब्जर्वर है, इसको दिखेगा ना कि ये बॉक्स पीछे जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करता हुआ दिखेगा. तो आप कैसे लिख सकते हो, एफ सूडो जो होगा, दिस इज मास ऑफ बॉडी. सर लेकिन अगर बॉक्स पीछे जाएगा तो फिर वो ऑब्जर्वर भी तो पीछे की तरफ होगा. बिल्कुल ऑब्जर्वर भी फील करेगा, लेकिन मैं तो इसके ऊपर ले रहा हूँ फिलहाल, तो कार के इस बॉक्स के ऊपर कितनी सूडो फोर्स एक्ट करेगी. ठीक है, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि ये बॉक्स पीछे की तरफ जा रहा है. तो अभी मैं बॉक्स पे ले रहा हूँ, जब मैन पे लूंगा तो मैन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 5 kg है, फ्रेम का एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कार का एक्सेलरेशन 2 10 न्यूटन. किस डायरेक्शन में जाएगी फोर्स, लेफ्ट फोर्स जाएगी. तो ये सिंपल तरीका है सूडो फोर्स कैलकुलेट करने का. टेक मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड विद द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम एंड टेक द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी. ओके, सर यस. सर हमको बॉडी का मास माइनस साइड में लेना चाहिए था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. बॉडी का मास कैसे लेना चाहिए था, नेगेटिव में. मास तो स्केलर है ना, फोर्स आप कह सकते हो इट्स नेगेटिव. अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो देन यस, देन यू कैन राइट इट टू बी माइनस, यू कैन राइट इट एज -10 न्यूटन, देन इट्स ओके. If you're taking your right hand side direction to be positive, then you can take it as -10. That's all. चलिए इसको यहां से आप लिखना शुरू कीजिए. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सूडो फोर्स के ऊपर. एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम विल डू दैट प्रॉब्लम. एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम दी हुई है इसके ऊपर, उसे देखते हैं. सूडो फोर्स पर प्रॉब्लम्स कम है, बट जो हैं वो बहुत इन्वॉल्व होती हैं. फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, सब कुछ एक साथ यूज कर लेता है. लिखिए. सर नीचे कर दो, सही लिख दिया. रोटेटिंग फ्रेम्स आपके पास डिटेल्स में, नेक्स्ट टॉपिक रोटेटिंग फ्रेम्स ही हमें पढ़ना है, तो अभी रोटेटिंग फ्रेम्स बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा. चलो अभी छोटा सा ना आपको एक काम करके दिखाते हैं कि सूडो फोर्स अगर आप कंसीडर ना करो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो आंसर्स गलत क्यों आते हैं. लिखा आपने इतना? लाइशा नोट किया इतना? Yes, sir.
ओके अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले ना मैं तुम्हें एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं। तो तुम्हें देखना पता होना चाहिए ना कि अगर लॉज ऑफ मोशन में आप सूडो फोर्स न लो तो कब आपका आंसर गलत हो, मतलब डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। So this is a lift elevator. This is your elevator. You have a box of mass, let's say some m inside the elevator. This elevator is accelerating upwards. Elevator is going upwards. With acceleration A. You have two observers. This is observer number 1 on ground. This is observer number 2 inside the elevator. Calculate first part. Normal reaction of elevator on ये बॉक्स है सेकेंड। अच्छा जैसे मैं नॉर्मल रिएक्शन कह रहा हूं ना, मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बता दो। अगर ये बॉक्स किसी वेइंग मशीन पे रखा हुआ है तो रीडिंग भी यही होगी, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। नॉर्मली एक्शन ऑन बॉक्स लिखो आप, ये आप ये लिख दो कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है द सेम। सेकेंड पार्ट नॉर्मल रिएक्शन के बाद आप एक काम और मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ फॉर ऑब्जर्वर O1 ना, ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर सेम रिपीट पार्ट 1 फॉर ऑब्जर्वर O2। अब इसमें भी दो पार्ट्स, पहले करो विदाउट सूडो फोर्स, फिर करो विद सूडो फोर्स। मतलब इस क्वेश्चन के बाद आप ये सीख जाओगे कि एग्जैक्टली सूडो फोर्स है क्या चीज, किस चीज को हम सूडो फोर्स कहते हैं। तो एलिवेटर ऑन बॉक्स है ना फॉर Yes, ऑब्जर्वर वन। on box please. On box for observer O. इसको लिखो भी साथ में सॉल्व करना है। आपको देखिएगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में प्रॉब्लम में क्या चाहिए। गुड आयुषी। चलिए लिख लिया। Yes, sir. Let's start with the first part. Observer O1. लाइशा आपको क्या लगता है, observer O1 is on inertial frame or this observer O1 is in non-inertial frame? Observer O1 is standing on the ground. So this observer O1 is in inertial frame or in non-inertial frame? Laisha.
Sir, inertial. Inertial. Ground is at rest, right? So O1 is in inertial frame. So अगर मैं O1 की रिस्पेक्ट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, so this is the elevator. आपको लगेगा O1 को लगेगा मास m है, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है n, and this is going upwards with an acceleration, right? So जब आप इक्वेशन लिखोगे कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे मिराज? सर अपवर्ड। अपवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, n minus mg is equal to ma. So you will get n is ma plus mg. प्लीज लिखना बाद में, पहले देख लो यहाँ। अब तुम्हें ना इसमें गड़बड़ दिखनी शुरू होगी। a plus g, दिस इज द करेक्ट आंसर। यही नॉर्मली एक्शन होगा। अगर कोई वेइंग मशीन रखी हुई है तो उसकी रीडिंग यही। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑब्जर्वर O2 के, यही पैरेलल सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्वर सूरत, ऑब्जर्वर O2 कैसे फ्रेम में, रेस्ट में फ्रेम या एक्सीलरेट कर रहा है? सूरत, Sorry, sir. ऑब्जर्वर O2 कैसे फ्रेम में, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, कैसे फ्रेम Sir, में? non-inertial. नॉन इनर्शियल, एक्सीलरेट कर रहा है। So that's mass m, weight is mg, normally action here. अब ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये ऑब्जर्वर O2 है आपका। ऑब्जर्वर A2 इनसाइड द एलिवेटर है। क्या लगता है सांची, O2 को m मूव करता हुआ दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा? सांची, Rest पे। रेस्ट में दिखेगा। तो O2 तो इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं देखेगा। No, O2 के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। भाई ये सब एग्री करते हैं, आयुषी, मिराज, सूरत, यस सर। Yes, सब sir. एग्री करते हैं ना। तो जब मैं इस O2 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? n माइनस mg इज m इंटू 0, एक्सीलरेशन तो 0 है तो n इक्वल टू mg आ गया। ये क्लियर है? yes, sir. बट दिस Yes. इज द रॉन्ग आंसर। आपको पता है कि करेक्ट इज दिस, नॉर्मली एक्शन ये होना चाहिए ma प्लस c। मतलब ऑब्जर्वर चेंज करने की वजह से कोई रीडिंग थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। दिस इज द रॉन्ग आंसर। यहां मैं क्या गलत कर रहा हूं, कोई मुझे बताएगा? मैं कुछ एक गड़बड़ कर रहा हूं, एक मेजर गड़बड़ कर रहा हूं मैं। जो मैंने गड़बड़ आपसे ए पार्ट में करने के लिए कही है, सेकंड का ए पार्ट है, क्या गड़बड़ है बताओ? अरे कोई एक तो बताओ कुछ। Frame का pseudo force and Yes, observer is a non-inertial frame. We are not considering pseudo force. If we don't consider pseudo force in non-inertial frame, then we get wrong answer. We get wrong answer always. But अगर मैं pseudo force ले, सेकंड का बी करते हैं। हाँ, for observer O2, O2 कहां पर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट अब हम सूडो फोर्स लेंगे, क्योंकि आपको लेनी चाहिए ना सूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जैसे ही आया वैसे ही आपको सूडो फोर्स लेकर सॉल्व करना चाहिए। सो दिस इज योर एलिवेटर। So this elevator is going upwards with an acceleration. ये ऑब्जर्वर O2। अच्छा, ऑब्जर्वर O2 को तो कोई एक्सेलरेशन दिखेगा ही नहीं। वेट mg, नॉर्मली एक्शन अपवर्ड्स, फ्रेम ऊपर जा रहा है। हाँ, रोशनी, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी ऑन द बॉक्स? इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन? रोशनी, so downwards. why downwards not upwards? Yes, downwards is the correct answer. I'm asking just why downwards not upwards? So acceleration to opposite. Acceleration के opposite होता है। Great. So this will be the direction of pseudo force. ये pseudo force act करेगी।
सो अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg माइनस f सूडो, क्योंकि O2 के रिस्पेक्ट में तो इसका एक्सीलरेशन 0 है ना, O2 को तो लग ही रहा है कि ये रेस्ट में इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला भी मैं ऐसे ही बनाता हूँ, फ्रेम मूव कर रहा है लेकिन O2 को लग रहा है कि मास तो रेस्ट में। तो यहाँ देखो n क्या हो जाएगा, इट्स mg प्लस f सूडो। लाइशा मुझे प्लीज बताओ सूडो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन दिस बॉक्स? सर M ब्रैकेट में G प्लस A। नो 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 नो, देखो 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 देखो, सूडो फोर्स अभी लिखवाया था मैंने, कैसे लिखते थे, मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, Acceleration so what is the acceleration of frame? 0. Not 0, frame acceleration of body is 0 but the frame is accelerating upwards, right? Yes sir. So अब देखो ये exactly वही आ गया जो पहले आया था, so करेक्ट। सो ये जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन था आपको ये शो करने के लिए कि अगर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में सूडो फोर्स नहीं ली देन यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। बट इनर्शियल फ्रेम में आप लो या ना लो, मतलब ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम में आप क्यों सूडो फोर्स लोगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम में सूडो फोर्स लगाने से पहले अपने आप से पूछा करो कि ऑब्जर्वर खड़ा कहां पर है, ग्राउंड पर खड़ा है। देखो एक ही प्रॉब्लम है, मैंने दो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसीलिए सॉल्व करी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि आपको ऑब्जर्वर को रखना कहां पर। वेरी गुड, लिखिए इतना। अगर आपको इतना समझ में आया दैट मींस सूडो फोर्स आपको आ गया, बाकी आपका ट्यूटोरियल आपको सारे क्वेश्चंस करा देगा। सर डन। ओके, बाकी सबको लिखने दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक ऑफ लॉस ऑफ मोशन। सर इसके बाद सर हम वर्क पावर एनर्जी करेंगे स्टार्ट। वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट। ओके सर रोटेशनल चैप्टर के कैप्सूल कोर्सेज होंगे? रोटेशनल चैप्टर के रोटेशन एंड ग्रेविटेशन चैप्टर के कैप्सूल कोर्सेज होंगे सर? कब एग्जाम? सर मैं 27th को है। मैंने सोचा था ग्रेविटेशन रोटेशन के लिए मैं रिकॉर्डेड दूंगा, उसके बाद मैं डाउट्स ले लूंगा जब भी आप चाहोगे। ओके सर। सो वो उसको करके देख लें, ऐसा कर लें, मैं रिकॉर्डिंग्स भिजवा देता हूँ और ओके आप जब सर। चाहो तो निष्कर्ष को आप बता देना, मैं डाउट्स ले लूंगा। वही जो कैप्सूल कोर्स का टाइम होता है ना, उस टाइम में आजकल डाउट्स ले लेता ओके सर। बिकॉज 5th इज ऑलमोस्ट फिनिश, 6th में करा चुका हूँ, बट प्लीज सर रिवाइज। ग्रेविटेशन हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? सर हमारे स्कूल में ग्रेविटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया बट वो टेस्ट में नहीं आ रहा सर। यार ग्रेविटेशन तो मैं 7th के बाद ही कराऊंगा ना, अभी तो 5th के बाद 6th होगा, 7th होगा, फिर 8th होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन कई स्कूल 7th कराए बिना करा देते हैं, बट ग्रेविटेशन करने के लिए यू शुड नो चैप्टर नंबर 7, हम यूज करते हैं 7th के कॉन्सेप्ट्स। अब फिनिशिंग ग्रेविटेशन मींस फिनिशिंग 60 to 70% ऑफ योर सिलेबस, लाइक उसके बाद बहुत कुछ है नहीं सिलेबस में। और अभी आपके वीक में 3 क्लासेस है ना, 2 आपकी मेरे साथ थ्योरी क्लासेस हैं, एक ट्यूटोरियल है। मे बी इन 2 वीक्स आपकी एक क्लास और ऐड हो जाएगी, दैट वुड बी फॉर, क्योंकि अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं करा रहा हूँ, जेई का हम डिस्कस नहीं कर, नीट का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से रिवीजन करते हुए चलेंगे एक क्लास में, चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स के नीट के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि वो भूलो नहीं आप, मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे। सर कितने क्लासेस हो सकते हैं सर वीक में? 4 हो जाएंगे। क्योंकि सर मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो गया प्लस तो सर इसलिए, और मेरे टेस्ट भी आ रहे हैं सर, प्रैक्टिकल 26 है हमारा। क्लास तो इवनिंग तो में होगी, सर क्लासेस ओके तो इवनिंग। अब स्कूल टेस्ट के लिए ना, मतलब मैं क्लासेस नहीं रोक सकता क्योंकि सबका अलग अलग टाइम पर होता है, लाइक कई बच्चों का सितंबर फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर एंड तक किसी ना किसी का एग्जाम है, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि मैं क्लासेस रोकूं। ऐसा हो सकता है किसी दिन एग्जाम है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, आप उससे कर लें, डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर लें, या डाउट्स वाली जो टीम है आप उनके साथ डाउट्स डिस्कस कर लें, दैट्स ऑल। ओके सर।
चलिए ये क्वेश्चन आपका ट्यूटोरियल में करेंगे, एक बार आप होमवर्क ट्राई करोगे। दिस इज सूडो फोर्स और फ्रिक्शन दोनों का मिक्स्ड है, नहीं तो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट सो द सूडो फोर्स इज ओवर, इसके अलावा सूडो फोर्स में कुछ नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचती है रोटेटिंग फ्रेम्स के लिए, दैट वी विल डू इन सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन में ना एक टॉपिक है, इट्स काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक मिनट ये कॉपी होता है। ओके ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये एक्चुअल में चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा पार्ट था। मैंने उस टाइम नहीं कराया था क्योंकि वो उस टाइम करा देता, आप यहाँ तक आते आते सर्कुलर मोशन भूल जाते। अब हम करेंगे क्या, हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों एक साथ करेंगे सर्कुलर मोशन का। अर्पित क्या समझ में आता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स? अगर मैं कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन भी करेंगे, डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन भी करेंगे, क्या समझ में आता है अर्पित यहाँ से? सर डायनामिक्स में सर हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ पढ़ेंगे मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे उस एक्सीलरेशन का कॉज क्या है, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन ये चैप्टर नंबर 4 का है, बहुत आसान सा है। स्टार्ट होता है विद द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं अभी। So what is angular displacement? Angular displacement is angle swept by radius vector. देखिए जैसे अगर ये सर्कुलर ट्रैक है ना, एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है ए से लेकर बी तक, and this is the center of the track. So A से B तक अगर ये बॉडी मूव कर रही है on the circular track of radius r, तो at the center of the track इसने कुछ एंगल सबटेंड किया होगा, and that angle is delta theta. इसे आप angular displacement कहते हैं। So angular displacement is angle swept by the radius vector. तो रेडियस वेक्टर ने जो भी एंगल बनाया है सेंटर पर, उसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन होगा is along the axis given by right hand thumb. So देखिए ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, जरा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है इस पे। राइट हैंड लो और जैसे बॉडी कर्ल कर रही है वैसे फिंगर कर्ल कर दो। थंब बताओ कहां जा रहा है? अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी फिंगर कर्ल कीजिए और मुझे बताइए थंब कहां जा रहा है आपका? इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, कहां जाता है? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। राइट हैंड, लेफ्ट नहीं। डाउनवर्ड्स। इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। यार देखो ऐसे तो कर्ल करोगे, क्लॉकवाइज कर्ल करो। ऐसे रखो, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो भी है ना, उसके कैमरे के सामने अपना हाथ ऐसे कर्ल करो क्लॉकवाइज, और बताओ मुझे तुम्हारा थंब कहां जा रहा है? इनटू द मोबाइल फोन, इनटू द लैपटॉप जा रहा है? Yes, sir. Yes. Yeah, so that is clockwise, ना? That direction is clockwise. This is clockwise direction. आप कर्ल कर दो along the sense of current, हम inwards जा रहा है, so that is the direction of angular displacement. This is inwards. So angular displacement कभी भी clockwise या anti clockwise नहीं होगा, it's either inwards or outwards. क्रॉस में लगा रहा हूं, that means inwards. अच्छा एक काम करो, जरा ये वाला करके देखो।
ऐसे मूव कर रहा है, बी से ए जा रहा है। अब जरा कर्ल करना फिंगर्स के साथ साथ और मुझे बताओ थंब कहाँ जा रहा है आप? अरे बताओ थंब कहाँ जा रहा है? कर्ल करो जरा फिंगर अपनी इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज। सबका आउटवर्ड्स आ रहा है? आयुषी आउटवर्ड्स आया? Yes, sir. So angular displacement is outwards. We represent outwards with a dot. Dot means the direction is outwards. So yeah, ऐसे आप डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होगी दैट्स रेडियन। और इसमें एक छोटा सा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा is vector, but large angular displacement is not considered as vector because it don't follow commutative law. Of vector addition. That is large angle के लिए θ1 plus θ2 जो होगा ना is not equal to θ2 plus θ1 now. ये इक्वल नहीं होगा θ1 plus θ2, θ2 plus θ1 के इक्वल। कहिए ना, इसको लिखिए। इसको लिखना शुरू कीजिए। So please scroll. Sir, could you please scroll up for a second? Okay. Thank you, sir.
सो मुझे बताना जरा सा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, मैं आपको जरा ड्रॉ करके दे रहा हूँ। जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, ए से लेकर बी तक बॉडी जा रही है, ये यहाँ गया। अब मान लो ये एंगल मैंने आपको दे दिया, दिस इज π/6, π/6। सो यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज π/6 रेडियन। ऐसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया करो, वो इतना सा काम कर रहा है। अब एक चीज और है, अगर कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना तो उसके साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अगर कहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसके साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर, बॉडी आपकी यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आती है। इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज डी थीटा, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज आर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बता सकता है मुझे यहाँ पर सांची, मुझे बताओ प्लीज, ए से बी तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए बी होगी, स्ट्रेट लाइन देंगे यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस आया दिस डीएल इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिख सकता हूं दिस डीएल इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो लेंथ ऑफ आर्क होगा दैट्स रेडियस ऑफ आर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा। एक ये रिलेशन होगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली चाहते हो वेक्टर फॉर्म, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इट्स डी थीटा क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखो इससे यहां तक कैसे आएंगे, क्रॉस कैसे ओपन करते हैं जल्दी बताओ मुझे। लाइशा, ए क्रॉस बी बचे कैसे ओपन करते हैं? याद है वेक्टर प्रोडक्ट कितना टाइम दिया था? हाँ सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। सर डी आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो देखो जब आप इसको ओपन करोगे ना डीएल क्रॉस आर को, तो ये होगा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर इनटू साइन थीटा। अब देखो आर और साइन थीटा में डायरेक्शन क्या होगा, एंगल क्या होगा? दिस इज आर, ये आर का डायरेक्शन, ये रेडियस वेक्टर है आपका, और डी थीटा इनवर्ड्स है। मुझे बता सकते हो एक वेक्टर है जो इनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और एक वेक्टर प्लेन में एक्ट कर रहा है, दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। जब आप साइन 90 ओपन करोगे तो डीएल कितना आ जाएगा, डी थीटा इनटू आर। अपवर्ड्स कौन सा एक्ट कर रहा है? हाँ सर अपवर्ड्स कौन सा एक्ट कर रहा है? ये रेडियस वेक्टर, ये रेडियस है ना, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है, ये रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है। और जो डी थीटा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो इनवर्ड्स है, तो एक इनवर्ड्स है और एक आपके प्लेन में एक्ट कर रहा है। ओके। दोनों को पेंडिकुलर। सो आप इसे याद रखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ पाथ। सो आर इज द रेडियस ऑफ पाथ। देखिए ये वो चीजें हैं जो आपसे कोई पूछता नहीं है, मतलब आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज समथिंग वेरी जेनरिक जिसे आप यूज करेंगे। सो कई बार ऑथर्स इन सब टॉपिक्स को स्किप भी कर देते हैं, मे बी एनसीईआरटी ने ये नहीं डिस्कस किया होगा, मान के चलता है अरे बच्चा इतना तो कर ही लेगा, इतना कर लिया। सो ये वो चीजें हैं जो आप यूज करोगे आगे के सिलेबस में। चलो इतना लिख लो इसको, फिर वेलोसिटी पर आते हैं, देन विल सी क्वेश्चंस क्या है।
लाइशा बचे हुआ है यहाँ तक? Yes, sir. लाइशा देखो रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, कुछ कुछ आप भूल रही हैं। Yes, sir. चलो डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी कैसे है। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा कोई गेस कर सकता है? वी हैव डिस्प्लेसमेंट नाउ, तो वेलोसिटी कैसे आनी चाहिए? ओपन क्वेश्चन सबके लिए। वी हैव डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी नो, तो वेलोसिटी कैसे आएगी इफ वी हैव डिस्प्लेसमेंट? So displacement upon time. Displacement upon time, this is velocity. So angular velocity will be the rate of change of angular displacement. It's rate of change of angular displacement. Rate of change means change with respect to time. Rate of change means change in angular displacement with respect to time. आप rate of change of angular displacement को कैसे लिखोगे? ओमेगा से लिखोगे. This is angular displacement divided by time. और जब आप डेल्टा लिखते हो दैट मींस दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, लाइशा कुछ याद है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करते थे? डी थीटा पर टी dt। जब आप डिस्प्ले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लोगे तो डेल्टा थीटा की जगह आप डी थीटा ओवर डी टी कर रहे हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी डी थीटा ओवर डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। इट्स अ वेक्टर और वही एक्सियल वेक्टर, हाँ, डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग। इसकी जो यूनिट होगी इट्स रेडियन बाय टाइम, इट्स रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो आपने W को ओमेगा बोला था ना? हाँ ये ओमेगा, मतलब मैं ना ये बना नहीं पाता हूँ एग्जैक्टली, ये ऐसे करके ना ऐसे कर कर होता है इसमें, ठीक है, W से मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली W नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये फिजिक्स में दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी भी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस सर, पहले भी एक न्यूमेरिकल में यूज करा था, मुझे लगा चेंज होगा। हमने यूज किया था डायमेंशंस में, राइट, डायमेंशन एनालिसिस में, तो यही पढ़ रहे थे। जब डायमेंशंस में हम कर रहे थे ना तब तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बता के कर दिया था, मैंने बताया नहीं था कि क्वांटिटी का मतलब क्या है, कैसे यूज होती है, बट अब आप मतलब समझते हैं उसका।
अब क्वेश्चंस देखो, दो क्वेश्चंस करेंगे, एक करेंगे हम एंगुलर एवरेज पर, एक इंस्टेंटेनियस के ऊपर। जैसे उसने दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ ये आपको याद आ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन वेलोसिटी के साथ भी किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ना इक्वेशन गिवन है आपको, 3d स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 रेडियन। मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, in 0 to 2 seconds. Calculate angular velocity at t equal to 2 seconds. तो 0 से 2 seconds में angular velocity चाहिए, t equal to 2 second पर exactly आपको angular velocity चाहिए। तो 0 से 2 seconds जब वो आपसे कह रहा है ना, that means वो आपसे कह रहा है average calculate करो, और जब t equal to 2 seconds दिया है तो instantaneous calculate करो। अगर आप भूल गए हो ना तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, ये आपने क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करना चाहता इस क्वेश्चन को, मैं चाहता हूं ये आप खुद करें। यहाँ पर आपने कितना कुछ तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, फिर भी जैसे देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ x की जगह मैंने थीटा कर दिया है। देखो आप क्या करते थे, अलग अलग टाइम पर पोजीशन कैलकुलेट करते थे, चेंज निकालते थे, डिफरेंशिएट करते थे। सेम यही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। मैं जो कहता हूं ना कि अगर आपको चैप्टर नंबर 5 तक की फिजिक्स आती है तो फिर आपके लिए कुछ नया नहीं है, वो रिपीटेशन है, बाकी सब नए थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे बट अल्टीमेटली बेस वही रहेगा। चलिए करिए, जरा सॉल्व करिए इसको, बताइए मुझे आंसर्स क्या रहे। करिए, सॉल्व करिए और आंसर लिखिएगा चैट रूम में। इसीलिए ना 11th में आपको कई बार चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 तक का रिवीजन कई बार मिलेगा। अगर आपकी 7th चैप्टर तक फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है और इवन रिवीजन आपको जेई तक मिलेगा, आपका इतना स्ट्रांग है तो फिर आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आया करेंगे। ओके सांची, सांची मुझे अभी आंसर्स नहीं पता, आप लिखो फिर मैं चेक करता हूँ। सिर्फ एक सांची का आंसर है अब तक और किसी का नहीं है, कितनी गलत बात है। मतलब वो टॉपिक्स जो आप कर चुके हो उसमें आप ये कर रहे हो। किसी से नहीं हो रहा? सूरत तो मैं कर रही थी। कर रही हैं आप? लाइशा, चलो लाइशा का भी आया, गुड।
सांची के दोनों पार्ट्स आ गए, लाइशा का सेकंड पार्ट आया है। और अरे भाई महराज, तुमने तो अभी अभी किया, लाइक इनको तो करे हुए 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन आपने तो अभी रिसेंटली ही करा है ये सब। सर एक्चुअली सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है सर, मेरा नेट कनेक्शन सही नहीं है सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, विजिबल है क्वेश्चन, विजिबल है? यस सर। बस इसको सॉल्व कर दो, मैं और कुछ नहीं कह रहा, इसको सॉल्व कर दो बस। तो ज्यादा तो नहीं, बस x की जगह थीटा ही तो करना है। बस इतना ही आएगा और कोई चेंज नहीं। अगर चैप्टर नंबर 7-6 तक की भी फिजिक्स आती है ना, तो फिर आगे की फिजिक्स रिपीटेशन है। 12th में भी आपको कम प्रॉब्लम। चलो रोशनी का भी आया। हो गए, मैंने गलती से दूसरा भेज दिया। ठीक है सांची। सूरत का भी आ गया। भाई देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, रोशनी आपका भी नहीं है अब तक आंसर, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा हम कैलकुलेट करते हैं θ2 माइनस θ1, डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं T2 माइनस T1। सो देखो यहाँ T1 कितना है, 0। सो θ1 जो हो जाएगा दैट विल बी 3 into 0 square, 2 into 0 plus 1 is 1 radian। T2 equal to 2 seconds। θ2 जो हो जाएगा that's 3 into 2 square, it's 2 into 2 plus 1। तो ये कितना आ गया, 12 plus 5 which is 17 radian। अब आपको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है ना इसे, θ2 minus θ1 which is 17 minus 1, T2 minus T1 which is 2 minus 0, it's 16 by 2 which is 8 radian per second। किसी का नहीं आ रहा था, किसी का नहीं। मतलब वो क्वेश्चंस जो आप कर चुके हो उसको भी आप गड़बड़ कर दो। डी थीटा ओवर डी टी डिफ्रेंशिएट करना है बस आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। 3d स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। So this is 60 plus 2। ये एंगुलर वेलोसिटी है which is 60 plus 2 radian per second। वो t equal to 2 है, so ओमेगा आ जाएगा 6 into 2 plus 2, 14 radian per second। चलो एक आध बच्चों का ये तो फिर भी ठीक आया, लेकिन फर्स्ट वाला तो किसी का ठीक नहीं है। यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड यूनिट है। चलो लिखो इसको। मतलब इतने जल्दी अगर आप भूलोगे तो फिर फाइनल एग्जाम तक क्या याद रहेगा। मैं रिवीजन क्लासेस लगा सकता हूं, लेकिन कहां तक क्लासेस करोगे, कुछ ना कुछ तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। मेरे पास एक ही तरीका है, मैं किसी को पीछे लगाऊं तुम्हारे जो रोज मेजर किया करे कि तुमने कितना पढ़ा है, कितना तुम सीखे हो। रुको अभी कुछ दिनों में ये काम भी करता हूँ। लाइशा आज से रिवीजन शुरू। Yes, sir. और सूरत आप भी। वरना 2-3 चैप्टर के भी क्वेश्चंस तुम गड़बड़ कराओगे। और रिवीजन अगर आपसे कॉपी खोल के नहीं किया जाता तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तुम सबके अकाउंट्स में सारे लेक्चर्स हैं। यूट्यूब तो है ही, 1.5 टाइम स्पीड करो और तेजी से करते चले जाओ, तो 1.5 आवर का लेक्चर रही कितना जाएगा, 45 मिनट्स का लेक्चर रह जाएगा।
चलो उसको लिखो जल्दी से प्लीज। सर एक बार सर नोटबुक का लिंक शेयर कर देना सर, मेरा काफी मिस हो गया। कोई नहीं। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर में जो कवर हुआ है उतना है 17 जी है। जी, ये तो वेलोसिटी है ना। हाँ 17 जो एंगल कवर किया ना उसने, वो 17 रेडियन का एंगल कवर किया। इसको मैंने यहाँ लिखा था, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, इसीलिए π/6 है ना। तो ये जो एंगल कवर किया इसने 16 रेडियन का एंगल कवर किया। देखो बच्चों, सिलेबस ना 11th में आपके 10th के कंपेरेबल 10 टाइम्स हो जाता है। तो आप अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, आप पिछला सब भूल जाओ। मतलब ये होता है अक्सर स्कूल में बच्चे 6 7 चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो 3 चैप्टर 4 चैप्टर के भी क्वेश्चंस नहीं कर आ पाते। और आपको रिवीजन 3 दिन में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। शेड्यूल योर रिवीजन एटलीस्ट 1 वीक बिफोर योर एग्जाम। 1 वीक चाहिए और आपको उतना सब रिवाइज करने में, जो मैंने आपको करा रखा है। और रिवीजन में जो मैंने कराया है, जो असाइनमेंट्स आपने सॉल्व करे, आप उसी को करो। अगर आप में से कोई ऐसा है ना जिसने नहीं किया और फिर वो नए प्रॉब्लम्स करना चाहता है, तो आप ना नया कर पाओगे ना पुराना कर पाओगे। जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करी है क्लास में, जो आपने असाइनमेंट्स में सॉल्व करा, इसीलिए असाइनमेंट्स में कहता हूं मुझे भेज दो एटलीस्ट। आप कोई चेक करे या ना करे, डजंट मैटर, आप भेजो। एटलीस्ट आपने सॉल्व करा होगा सॉल्यूशन के साथ आपके सामने, तो आपके लिए रिवीजन आसान हो जाएगा। सो अर्पित, आपको लिंक चाहिए ना? अर्पित देखना, वैसे नोटबुक का लिंक मैंने डाला तो था अभी। सर वो आउट हो गया सर, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। अच्छा कोई। सर लिंक तो नहीं आया सर। अरे वो मैं कुछ और चला गया हूँ। ये लिंक डाल दिया इस नोटबुक का लिंक। तो अगर किसी का फ्रिक्शन मिस हुआ था लास्ट क्लास में राज आपका, और आज की क्लास का भी अगर कुछ हुआ है, वो लिंक ये रहा, आपसे देख लीजिएगा। ओके बच्चों, आज ही छोड़ते हैं, लेकिन प्लीज रिवीजन स्टार्ट करो। Excuse me, sir. यस लाइशा। सर जैसे भी एग्जाम्स के लिए रिविजन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो फिजिक्स का करने का तरीका क्या होगा? आपके पास क्लास नोट्स है ना? क्लास नोट्स उठाइए, ठीक है। और क्लास नोट्स में जो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। थ्योरी मत पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। उनको सॉल्व करने में जब आप अटको, तो आप थ्योरी देखो, आपको पता चल जाएगा आप क्या भूल गए हो, और उसे हाईलाइट करो, रेड कर दो। सर एनसीईआरटी की जो बुक है वो रीड नहीं करनी? नहीं अब ये टाइम नहीं है लाइशा। एनसीईआरटी रीड करने का टाइम वो होता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने आज जो पढ़ाया, द बेस्ट टाइम इज अब आप जाओ घर पर, एनसीईआरटी खोलो और आप उसे करना शुरू। एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। एग्जाम से 1 वीक 2 वीक पहले अपने नोट्स पढ़ते हैं, जो आपने नोट्स बनाए। सभी तो ये है कि आप चैप्टर नंबर 2 से उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। जब आप अटको तो थ्योरी देखो। आप क्वेश्चन से करोगे तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। जहां अटक जाओ आपको पता चल जाएगा, अच्छा थ्योरी में आप ये भूले हुए, उसे आप कर लीजिए, ठीक है। डेरिवेशन, और हमने आपके पास वो आए होंगे, निष्कर्ष ने आपके साथ शेयर किया होगा ब्रेन मैप्स। मिले सबको ब्रेन मैप्स? यस सर। तो ब्रेन मैप्स चैप्टर वाइज है, मतलब आप उसको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। पूरे चैप्टर के सारे रिलेशन, सारे कॉन्सेप्ट उस ब्रेन मैप। तो आप ये भी कर सकते हो कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले उस ब्रेन मैप को अपने सामने रखो, देखो उसे कि सारी चीजें आती हैं नहीं आती, उसे एक बार कॉपी पे लिखने की कोशिश करो। पूरी थ्योरी आपकी पूरे चैप्टर की एक पेज में आ जाएगी, फिर आप क्वेश्चंस पर आ जाओ, ठीक है। चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। जब क्लास नोटबुक के क्वेश्चंस खत्म हो जाए, देन असाइनमेंट्स खोलिए। आपके पास तो सारे असाइनमेंट्स होंगे, तो असाइनमेंट्स खोलिए और असाइनमेंट्स को करना शुरू कीजिए। असाइनमेंट्स के बाहर से नहीं आएगा। असाइनमेंट्स में भी मैं नहीं कह रहा कि आप नीट तक के क्वेश्चंस करो,
जो आपका लेवल 1 होता है ना सीबीएसई वाला, सिर्फ उस लेवल को करो, उसके आगे करने की जरूरत नहीं। बट नए क्वेश्चंस मत